चलें 2 से यू कर लेते हैं, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, सिर्फ प्रोटोटाइप बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक हो गया? कोई मॉडल के ऊपर कोई सिनेरियो हो सकता है, रटा नहीं होगा। फिर चैप्टर 2 थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जितना ज़्यादा हम रिपीट करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। एंड वाले मंथ में हमें इसे देख के उल्टियाँ नहीं आएंगी, मीन इसे देख के हमारी तबीयत स्टेबल रहेगी। अगर हम इसको साथ साथ यूँ रिपीट नहीं करते जाएंगे तो एंड पे जाके हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी इसे देख के। और फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉस चैप्टर 2 या बाकी सारे चैप्टर। और अगर सिर्फ चैप्टर 2 तो बाकी सारे चैप्टर नहीं, तो हमने उस सिचुएशन में नहीं जाना। टॉस हमने नहीं करने, हमने पेपर इसी अटेम्प्ट में पास करना है। चैप्टर 6 में अभी तक हम कोई 4 डेफिनेशंस कवर कर चुके। एम्प्लॉय बिहेवियर, इंडिविजुअल यूनिकनेस, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट। और कोई 4 टॉपिक है हमारे पास। परसेप्शन हम कवर कर चुके कंप्लीट। उसकी डेफिनेशन क्या थी? परसेप्शन a process of observing, organizing, interpreting other people, ideas and object। और 3 स्टेजेस हैं, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन क्या था? selecting stimuli या tending stimuli through our 5 senses। Organizing, arranging mentally information about stimuli, and final stage where we attach meaning to the stimuli is interpretation। और सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं। वेरे करती है पर्सन टू पर्सन, क्यों? डिपेंड करती है ऑन सर्टन फैक्टर्स। एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिव, लर्निंग, एक्सपीरियंस, बिलीव्स। और कोई 5 परसेप्चुअल एरर्स भी हो जाते हैं ड्यू टू सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू सब्जेक्टिविटी इन कंपैरिजन, ड्यू टू रिलेटिंग टू ग्रुप, और ड्यू टू ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ड्यू टू सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, सिलेक्टिव परसेप्शन। और कुछ 6 इंटरनल फैक्टर्स हैं, हैबिट, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड, लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन, रोल एंड स्पेशलाइजेशन, कंट्रास्ट, पर्सनालिटी, मोटिव एंड इंटरेस्ट। 6 एक्सटर्नल फैक्टर, मोशन, रेपिटिशन, नॉवेल्टी एंड फेमिलियरिटी, इंटेंसिटी, कंट्रास्ट, साइज। और यूँ हमारा परसेप्शन का एक एरिया कंप्लीट हो गया। फिर हम चले गए एटीट्यूड में। Tendency of persistent feel and behave towards any object is called attitude। और वो ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ हम एटीट्यूड शो कर रहे हैं वो क्या है? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड सब्जेक्टिव होते हैं, बेस्ड करते हैं ऑन पर्सन्स, करंट एंड पास्ट। और 3 कंपोनेंट्स हैं, कॉग्निटिव नॉलेज बेस्ड, अफेक्टिव इमोशन फीलिंग बेस्ड, और बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से कंपोनेंट है जो हमने यूज़ करने हैं? कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव फॉर इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, कॉग्निटिव फॉर कंज्यूमर बिहेवियर, मैनेजिंग एम्प्लॉय कस्टमर विद हाई इमोशन इंटेलिजेंस, अफेक्टिव विद लो इमोशन इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव। 2 टाइप्स हैं एटीट्यूड की, विद कॉन्शियस माइंड, विद सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ इजी टू कंट्रोल, एक्सप्लिसिट। और कोई एटीट्यूड के 4 यूजेस भी हैं, इनर यूजेस, एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ, प्रोटेक्टिंग सेल्फ एस्टीम, social acceptance, and predicting behavior of others। We can change behavior of other by using our attitude in written communication, if written with expertise, trustworthiness, and at personal level। Or target audience, people with moderate self-esteem can easily be changed than people with high or low self-esteem।
People with more intelligence, emotional intelligence, can be persuaded through two-sided messages rather than single-sided messages. Emotion also play important role in changing behavior of others. What is reasoned action? If someone evaluates your behavior as positive, then he think that you want the behavior in that way and they will perform in positive way. और कोई क्रॉस कल्चरल फैक्टर्स हैं जिनसे एटीट्यूड डिपेंड भी करता है. पैट्रियटिज्म, हेरिडिटरी वेरिएबल्स, सिंबल्स, रिचुअल्स, मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, हाँ, ड्रेस, लैंग्वेज, पावर स्ट्रक्चर, कोई 7-8 की लिस्ट हम दे सकते हैं. तो एटीट्यूड भी टॉपिक हो गया. पीछे रह गए 2 इजी टॉपिक, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब स्ट्रेस. जॉब स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, फीलिंग ऑफ टेंशन या एग्जॉस्शन ड्यू टू ओवर डिमांडिंग वर्क, और उसकी वजह से बिहेवियर में कुछ सिम्टम्स आते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्टमक प्रॉब्लम, हेडेक, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, आइसोलेशन, फैटीग. जॉब स्ट्रेस क्रिएट होता है ड्यू टू सम पर्सनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर, पुअर पर्सनल हाइजीन, मैरिटल प्रॉब्लम, अनडिसिप्लिन्ड चिल्ड्रन, लो इनकम हाई एक्सपेंडिचर, death of close relative, and personal legal disputes due to some organization factor. Work related hazards, excessive noise, job of repetitive nature, job of manual, poor relationship with the boss and colleagues, excessive pressure to perform, or due to some environmental factor, shrinking economy, political changes, law order changes, change in technology, inflation, pollution या environmental hazards. और job satisfaction क्या थी? How content an employee with his job. 2 तरह की होती है. Affective, pleasurable emotional feeling about job, and cognitive satisfaction due to particular element of job like working condition, pay, recognition. और जॉब सेटिस्फैक्शन से कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे. एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेंगे, मोटिवेशन, हाई सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन विद अदर्स, और इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. टीम को 2 फायदे मिलेंगे, हार्मोनियस रिलेशनशिप and a strong team identity will result into better performance. शेयर होल्डर को 2 फायदे मिलेंगे, improve profitability and improve returns on his investment. ऑर्गेनाइजेशन को 3 फायदे मिलेंगे, good reputation, reducing staff turnover cost, and attracting customer and investors. सप्लायर को 3 फायदे मिलेंगे, improve relationship through inbound logistic staff, creation of providing a good working environment which employees want at their workplace, encourage thought taking, risk taking activities, providing a training, philanthropic initiatives, developing skills of the employees, giving time to relax, vitalize and fresh, recognizing the work as well as helping him in planning his task. Helping him in planning his task. कोई 5-7 वेज भी हम लिख सकते हैं. जॉब स्ट्रेस को खत्म कैसे करना है? कुछ 3 हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं टू कोप जॉब स्ट्रेस. Improving communication skills for maintaining relationship with others, identifying a knee-jerk reaction and prepare plan for it,
and improving your physical and emotional well-being. Improving your physical and emotional well-being. हाँ, ये कैसे हमने स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए हमारे पास कुछ टैक्टिक्स भी हैं. जॉब स्ट्रेस को खत्म करने के टैक्टिक्स क्या हैं? तो पहला टैक्टिक है ब्रेक बैड हैबिट एंड सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर. गंदी आदतों को छोड़ो, ऐसी आदतों को छोड़ो जो आपको सेल्फ डिफीटिंग में ले जाती हैं. क्या करो? डू नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल. कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो. एक दफ़ा 3 पर्चे दिए, पास नहीं हुए तो अगली दफ़ा 4 पर्चे रखने की कोशिश नहीं करो. 3 की औकात नहीं थी तो 4 भी नहीं हो पाएंगे. कोशिश करो इस दफ़ा 2 पास करके अपने अंदर मोटिवेशन ले आओ कि हाँ पर्चे पास होना शुरू हो गए हैं, नेक्स्ट बेशक 4 पे चले जाना, या एटलीस्ट वही तीनों दोबारा से रिपीट कर लो. 4 पर्चे रखने की कोशिश नहीं करो. हाँ, आप रख सकते हो अगर अपनी आदतें चेंज कर लो तो, लेकिन आदतें अगर जरा सेम अंदर हैं और वो चेंज नहीं हो सकती तो डू नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल. क्यों? उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और कंट्रोल नहीं हो रहा तो सूरत में स्ट्रेस 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 और बढ़ेगा. सो क्या करना है? ब्रेक बैड हैबिट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, डू नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, स्विच फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग. 4 पर्चे पास हो सकते हैं अगर हम इंसान के बच्चे बन जाएं, रेगुलर क्लासेस पढ़ते रहें, साथ साथ टेस्ट देते रहें, मंथ बिफोर एग्जाम सारे सिलेबस कंप्लीट करके आखिरी मंथ में रिवाइज करने तो हो सकते हैं. स्विच फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग. दुनिया में 4-4 पर्चे लोग पास कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या ख्याल है? 5 भी हो सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना है. मोबाइल स्मार्टफोन है तो उसको चेंज करके नोकिया कीपैड फ़ोन पे आ जाना है, पर्चे 5 पास हो जाएंगे. मोबाइल के जो डेली 4 घंटे हैं वो अगर हम अवॉइड कर दें, वही स्टडी को दे दें तो पर्चे 5 पास हो सकते हैं. स्विच फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग. क्या करना है हमें साथ? टाइडी अप योर एक्ट, बी ऑन टाइम, मेक अ प्लान टू डू द वर्क. जिससे क्या होगा? बैड हैबिट्स अवॉइड होंगी. क्या करना है हमें? रेजिस्ट परफेक्शनिज्म. रेजिस्ट परफेक्शनिज्म कि हर सिचुएशन में हर चीज़ परफेक्ट वे में नहीं चलती, तो कभी कभार चीज़ों को गिव अप करना भी सीखो. आज नहीं हुआ तो चलो कल कर लेंगे. क्यों? अगर हर चीज़ को हर वक्त परफेक्ट 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 वे में चलाने की कोशिश करोगे और वो नहीं चल रहा तो इससे क्या क्रिएट होगा? स्ट्रेस. सो स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ टैक्टिक्स हैं. टैक्टिक क्या है? ब्रेक बैड हैबिट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर. कैसे? डू नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल. नंबर 2 क्या है? स्विच फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग. टाइडी अप योर एक्ट, बी ऑन टाइम, मेक अ प्लान एंड रेजिस्ट परफेक्शनिज्म. इन हर चीज़ को हर वक्त परफेक्ट वे में चलाने की कोशिश नहीं करो. आज नहीं हुआ तो कल पे कुछ चीज़ें छोड़ना भी सीखो. नहीं छोड़ोगे तो वो फिर क्या क्रिएट करेगा? स्ट्रेस. दूसरा टेक्निक है हमारे पास, डिस्पेल स्ट्रेस. डिस्पेल बोलते हैं गो अवे को. गो अवे मीन दफा दूर करना स्ट्रेस को. स्ट्रेस को कैसे दफा दूर किया जा सकता है? लुक फॉर ह्यूमर इन सिचुएशन. हंसी मजाक इन चीज़ों में भी अपने आप को इन्वॉल्व किया करो कि टेंशन डाइवर्ट होने से स्ट्रेस आउट होता है. कैसे डिस्पेल करना है स्ट्रेस को? कनेक्ट विद अदर एट वर्क. मीन काम के दौरान दूसरों के साथ बातचीत करो कि उससे भी माइंड डाइवर्ट होता है, स्ट्रेस खत्म होता है. टॉक इट ओवर विद समवन एल्स. काम के दौरान दूसरों के साथ बातचीत होनी चाहिए. क्यों? इससे दिमाग फ्रेश हो जाता है, कोई नया आइडिया भी मिल सकता है. And take a break, go for a walk or visit the gym. Some kind of physical activity will help enormously. कोई physical activity perform करो. क्यों? स्वेटनिंग के साथ बॉडी से क्या होगा? स्ट्रेस आउट होगा. फिजिकल एक्टिविटी, जिम, वॉक, जॉगिंग, फिजिकल गेम, या फिर रूम के अंदर ही गाना लगा के डांस कर लिया थोड़ा सा, जिससे क्या होगा? स्वेटिंग के साथ स्ट्रेस आउट हो जाएगा. सो जॉब स्ट्रेस को ओवरकम करने के टैक्टिक्स क्या हैं? ब्रेक बैड हैबिट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर और डिस्पेल स्ट्रेस. ब्रेक बैड हैबिट कैसे करना है? डू नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, रेजिस्ट परफेक्शनिज्म,
स्विच फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग, टाइडी अप योर एक्ट। स्ट्रेस को कैसे दफा दूर करना है? लुक फॉर ह्यूमर, connect with other, talk with other and do some kind of physical activity, some kind of physical activity। क्या टेक्निक है तीसरा हमारे पास? improve your emotional intelligence, improve your emotional intelligence। इसका मतलब क्या है कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना और कंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज करना। मीन अपने अंदर थोड़ी सी एक्टिंग जो है वो लेके आना कि कहीं पे रोना नहीं आ रहा तो रोने वाली शक्ल बनानी आनी चाहिए। कहीं पे रोना आ रहा है लेकिन सिचुएशन नहीं है रोने वाली, तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। कहीं पे गुस्सा आ रहा है, लोग चवले मार रहे हैं, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये क्या है? इम्प्रूविंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस। क्यों? कहीं पे रोना नहीं और आपने रोना शुरू कर दिया तो लोग दिलासे देना शुरू कर देंगे, उसे आपको फील होगा कि शायद मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया और उससे स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहीं पे रोना है लेकिन नहीं आ रहा, लेकिन रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए रोने वाली शक्ल बनानी आनी चाहिए। अदरवाइज वो कहेगा कि मेरे गम में तो ये शरीक था ही नहीं, इसको तो गम ही नहीं था, तो उससे रिलेशन अफेक्ट होगा, तो ये चीज़ भी आपको स्ट्रेस में ले जाएगी। सो स्ट्रेस को कैसे हमने ओवरकम करना है? टैक्टिक्स क्या हैं? ब्रेक बैड हैबिट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, डिस्पेल स्ट्रेस, इंप्रूविंग इमोशन इंटेलिजेंस। इंप्रूविंग इमोशन इंटेलिजेंस मीन यूज करना इमोशन को इन कंस्ट्रक्टिव मैनर। मीन कहाँ पे हमने रोना है वहाँ पे रोना, कहाँ पे नहीं रोना वहाँ पे नहीं रोना, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है वहाँ पे गुस्सा दिखाना, जहाँ पे नहीं दिखाना वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना। हाँ, ये कैसे इंप्रूव होगी इमोशन इंटेलिजेंस? इसके लिए हमें क्या करना है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना है कि मेरी क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, और सेल्फ मैनेजमेंट, और अपने आप को मैनेज भी करना है। मीन अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस, देखना है कि लोग जिनके साथ मैं चलता हूँ इनकी क्या खूबियाँ खामियाँ हैं, किसको कैसे डील करना है, और साथ क्या करना है? सोशल मैनेजमेंट। मीन वैसे ही लोगों को फिर एक्टिंग के थ्रू आपने डील भी करना है। सो 3 टैक्टिक्स हमने पढ़ लिए। पहला क्या है? ब्रेक बैड हैबिट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, डिस्पेल स्ट्रेस, इंप्रूव योर इमोशन इंटेलिजेंस। इनके अंदर कोई 2 बातें हमें करना आनी चाहिए। ब्रेक बैड हैबिट कैसे? डू नॉट कंट्रोल अनकंट्रोलेबल, रेजिस्ट परफेक्शनिज्म, स्विच फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थिंकिंग, टाइडी अप योर एक्ट। स्ट्रेस को कैसे दफा दूर करना है? लुक फॉर ह्यूमर, कनेक्ट, टॉक विद अदर्स एंड सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इमोशन इंटेलिजेंस कैसे इंप्रूव करनी है? कंट्रोलिंग एंड यूजिंग इमोशन इन कंस्ट्रक्टिव मैनर। कैसे? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल मैनेजमेंट। चौथा टेक्निक हमारे पास क्या है? स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज। अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है और ऑर्गेनाइज करना है। प्रायोरिटाइज कैसे करना है? मोस्ट अर्जेंट, अर्जेंट, लेस अर्जेंट, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, जो डेली बेसिस पे अब हमें भी करना है टिल एग्जाम पेपर। मोस्ट अर्जेंट, कल जिसका पर्चा है, टेस्ट है। अर्जेंट, जो आज हमने कवर किया है। लेस अर्जेंट, जो पिछला रहता है। नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, फोन। नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल क्या है? फोन पे टाइम वेस्ट करना। तो पहले मोस्ट अर्जेंट, वो करने के बाद लेस अर्जेंट, उसके बाद नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, कि पहले मोस्ट अर्जेंट, फिर अर्जेंट, फिर लेस अर्जेंट, फिर टाइम बचा है तो नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल पे आ जाओ। अगर टाइम नहीं बचा तो उसको फिलहाल छोड़ दो, कल देखेंगे। अगर टाइम बचा तो इसको कल देख लेंगे। क्या ख्याल है? ये क्या है? प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज। तो प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज कैसे आपने करना है? टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी थी कहीं पे। क्या करना है हमने? प्लान प्रिपेयर करना है, प्लान को रिव्यू करना है, रेमेडियल एक्शन लेना है, डेलीगेट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चेकलिस्ट अप्रोच यूज करनी है, इंटरप्शंस को अवॉइड करना है, रेगुलर मीटिंग करनी है। तो यहाँ पे भी आप वही बातें कर सकते हो। या वो कहते हैं टाइम मैनेज कैसे करना है? प्लान रेगुलर ब्रेक। मीन काम है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो,
डिवाइड करके कवर करने की कोशिश करो कि किस चीज़ को मैंने कितना कितना टाइम देना है, वही लिखा जा सकता है। लीव अर्लियर इन द मॉर्निंग टू अराइव ऑन टाइम, ताकि ऑन टाइम स्टार्ट करोगे तो ऑन टाइम कंप्लीट भी होगा। डोंट ओवर कमिट योर सेल्फ लिविंग अ शेड्यूल दैट इज टू टाइट, बैक टू बैक मीटिंग हैव नो टाइम फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इतना अपने आप को ओवर कमिट नहीं करो कि आप एक दिन में कर ही ना सको। एक दिन में उतना बर्डन ऊपर डालो जितना कवर हो सकता है। और बैक टू बैक मीटिंग, मिलना जुलना ये टाइम वेस्ट करता है, तो इसको कम से कम रखो। एंड क्रिएट अ बैलेंस शेड्यूल, और अपना एक बैलेंस शेड्यूल बनाना है। मीन प्लान प्रिपेयर करके चेक लिस्ट अप्रोच यूज़ करनी है कि आज मुझसे क्या क्या हो सकता है, जो करना है तो एक लिस्ट बनानी है। सो कैसे हमने प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू और टास्क मैनेजमेंट के थ्रू। टास्क मैनेजमेंट क्या है, बी विलिंग टू कंप्रोमाइज। कुछ चीज़ें कल पे भी छोड़ना सीखो। सारी चीज़ें आज ही करनी है, नहीं हुई तो क्या क्रिएट होगा, स्ट्रेस। डेलीकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ काम दूसरों से भी करवाओ। पढ़ने के लिए बैठे हो रूम में, साथ वाला खाना खाने जा रहा है, उसे पैसे दे दो, यार मेरे लिए भी लेता है, इससे आपका घंटा डेढ़ बच जाएगा। क्या ख्याल है, क्यों आने जाने का टाइम, वहाँ पे खाना खाने का टाइम, तो अच्छा खासा टाइम बचाया जा सकता है। सब डिवाइड प्रोजेक्ट्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। एक चैप्टर पूरा पढ़ना है तो पूरा चैप्टर एक दफ़ा नहीं करो। देखो कितने पेजेस हैं, पहले एक पेज करो, उसको लिख लो, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ। चलो कुछ तो हो रहा है ना, और कुछ जो हो रहा है उससे मोटिवेशन आएगी। इतना हो गया, पीछे सिर्फ इतना सा रह गया है, वो सारा करना एक बार नहीं हो रहा, एक दफ़ा नहीं हो रहा, तो प्रेशर। इसके अलावा क्या करना है, प्रायोरिटाइज टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। मोस्ट अर्जेंट, लेस अर्जेंट, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सो 4 टैक्टिक्स हमने पढ़ लिए। ब्रेक बैड हैबिट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, डिस्पेल स्ट्रेस, improve your emotional intelligence, prioritize and organize। 5वां क्या कहता है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल भी रखो। क्यों, इससे भी स्ट्रेस अवॉइड होता है। जब आपका दिमाग, आपकी बॉडी फ्रेश नहीं होगी तो इससे छोटा सा छोटा काम भी आपके अंदर क्या क्रिएट करेगा, स्ट्रेस। रेगुलर एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, मरी मुर्गियों के शवारमे, पिज़्ज़े, बर्गर नहीं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रेश जूसेस, इन चीज़ों की तरफ आओ। अवॉइड निकोटीन, सिर्फ सूटा ही निकोटीन नहीं है, चाय भी निकोटीन है, बहुत ज़्यादा नहीं, अवॉइड करो उसे। एंड गेट इनफ स्लीप। कितनी इनफ स्लीप चाहिए डेली बेसिस पे आपको, 8 घंटे। 6 घंटे नहीं, 8 घंटे। 6 घंटे आपको चाहिए आपकी नींद की कमी पूरी करने के लिए। ये जो 7वां और 8वां घंटा है, ये आपको चाहिए आपकी बॉडी पार्ट्स, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, इसको रिपेयर करने के लिए। ये 7वां और 8वां घंटा अगर आप नहीं दोगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम रिपेयर नहीं होगा। उससे क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन या पेट खराब रहेगा। ये 7वां और 8वां घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी बॉडी पार्ट्स मीन बोन्स आपकी रिपेयर होंगी, वो थकावट ख़त्म होगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो रिपेयर होगा। लेकिन वो 7वां और 8वां घंटा कैसे चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। अगर आप ये कहो 3 घंटे मैं एक दफ़ा सो लूँ, 5 घंटे फिर सो लूँ, नहीं, ऐसे नहीं होगा। उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ही रहेगा। हाँ, 8 घंटे के बाद जितने भी घंटे हैं वो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 8 घंटे के बाद जितने भी घंटे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्ट करने से बेहतर है किसी के पास मिलने चले जाओ, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। कहीं कोई वॉक शॉक पे चले जाओ, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। कोई मूवी देख लो, कोई ड्रामा देख लो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। उसे वेस्ट नहीं करो। 8 घंटे इनफ स्लीप है। और पेपर वाली रात भी आपको ये 8 घंटे नींद चाहिए। पेपर वाली रात आपको ये 8 घंटे नींद चाहिए। फिर जाके सुबह पेपर में सेंसेस काम करेंगे, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड होंगी, और फिर आप मेमोरी से चीज़ें टपका के हाथों में पेपर अटेम्प्ट करोगे। कुछ स्टूडेंट्स का पेपर फेल हो जाता है। पूरा सेमेस्टर सारी क्लासेस ली, टेस्ट में भी बड़े 90% मार्क्स अचीव किए, लेकिन पेपर फेल हो गया।
उसके पीछे एक रीज़न ये भी होती है कि पेपर वाली रात आपकी नींद पूरी नहीं थी, सुबह पेपर में सेंसेस काम नहीं किए, 3 घंटे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो पेपर फेल हो जाएगा। सो क्या है हमारे पास टैक्टिक्स जॉब स्ट्रेस को ख़त्म करने के? ब्रेक बैड हैबिट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, डिस्पेल स्ट्रेस, improve your emotional intelligence, prioritize and organize the work, take care of yourself. Lastly वो कह रहा है identifying, recognizing warning signs. warning signs कौन से? ये warning signs सर कौन से हैं? आपसे पूछ रहा, warning signs कौन से हैं? कल हमने पढ़ा एक वार्निंग साइन, नी जर्क रिएक्शन। रिकॉग्नाइज वार्निंग साइन का मतलब क्या है? नी जर्क रिएक्शन को क्या करो? रिकॉग्नाइज करो, आइडेंटिफाई करो और उनके लिए अपना दिमाग पहले से प्रिपेयर रखो कि ये मसले हमें फ्यूचर में फेस करना पड़ सकते हैं। क्यों? दिमाग के अंदर पहले से होंगे तो जब मसला आएगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे। हाँ, वो चीज़ें जब आपने पहले कभी सोची समझी नहीं थी, प्लान की नहीं थी, तो वो आपको शॉक में ले जाएंगी और उससे स्ट्रेस क्रिएट होगा। साथ हमें क्या करना है? इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट स्किल्स, अपने अंदर अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स लाओ। कैसे? कल्टीवेटिंग अ फ्रेंडली सोशल क्लाइमेट, दूसरों के साथ रिलेशन अच्छे क्रिएट करो। क्यों? वो आपको स्ट्रेस ओवरकम करने में हेल्प देते हैं। कंसल्टिंग विद एम्प्लॉयज एंड इंक्लूड देम इन डिसीजन मेकिंग, क्यों? वहाँ से अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं, वहाँ से सपोर्ट मिलती है, आपका बीइंग अ मैनेजर स्ट्रेस कम होगा। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो, शेयर करने से काफ़ी हेल्प मिलती है और हेल्प से काम कुछ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। सो 6 हमारे पास टैक्टिक्स हैं। ब्रेक बैड हैबिट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, डिस्पेल स्ट्रेस, इम्प्रूविंग इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज वार्निंग साइंस एंड इम्प्रूविंग मैनेजमेंट स्किल्स बीइंग अ मैनेजर। अगर आप स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहते हो तो एक मैनेजर स्ट्रेस में आ गया, आप बताएं मैनेजर को स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे मेनली क्या करना है? इम्प्रूविंग मैनेजमेंट स्किल्स। एक एम्प्लॉय को स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करना है? तो उसे फिर ये काम नहीं करना, उसे क्या करना है? ऊपर वाली बातें, ब्रेक बैड हैबिट, डिस्पेल स्ट्रेस, इम्प्रूविंग इमोशनल इंटेलिजेंस, मेनली ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज। तो यहाँ तक हमारे कोई 4 टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। अगर हम पास पेपर में जाएं तो अभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर फॉर 4 मार्क्स और ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। उससे पीछे ऑटम 18 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया फॉर 10 मार्क्स। एग्जामिनर का एक प्रॉमिस है कि चैप्टर 6 और 7 में से 20 मार्क्स का पेपर टेस्ट होगा। तभी पिछले पेपर में उसने चैप्टर 7 16 मार्क्स के लिए टेस्ट किया, चैप्टर 6 जस्ट 4 मार्क्स। दिस मीन इस दफ़ा चांस है चैप्टर 6 ज़्यादा टेस्ट होगा, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 10 मार्क्स का मस्ट टेस्ट होगा। और उससे पीछे ऑटम 18 में उसने टेस्ट किया फॉर 10 मार्क्स। Levels of job satisfaction can be affected by various factors such as reward, recognition, work group relationship, etc. High job satisfaction among the employees has a positive impact on internal and external stakeholders. List any 2 positive impact of high job satisfaction among employees on organization and customer. रेपुटेशन अच्छी होगी, स्टाफ टर्नओवर कॉस्ट रिड्यूस होगी, इन्वेस्टर कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होंगे और कस्टमर को हाई क्वालिटी गुड सर्विसेज मिलेंगी और क्विक लॉजिस्टिक से कस्टमर रिपीट करेंगे बाय। क्या ख्याल है? कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। 7 for 6 marks, attitude influence individual's behavior towards an object or situation in a favorable or unfavorable manner. Identify and briefly explain the components of attitude. Give one example under each. I am scared of crocodile. ये कौन सा component है? I am scared of crocodile. I believe crocodile are dangerous. I will run away if I see a crocodile. एग्जाम्पल भी दी जा सकती है।
एक एक लाइन का डिफाइन करके कितने मार्क्स हैं? रट्टा, सीधा सीधा 10 मार्क्स रट्टा। उसके बावजूद इस अटेम्प्ट का रिजल्ट था 36%, जिसमें 10 नंबर ये थे। हमारा कोई 78% था, जो इस दफ़ा इम्प्रूव होके कोई 81% हुआ है। और हम कोशिश में हैं कि शायद हम इसको और इम्प्रूव कर सकें, लेकिन मुझे हालात नज़र नहीं आ रहे। ये आज क्लास में देख लें क्या हालात है। मौसम अच्छा है, इसका मतलब छुट्टी कर लो। हाँ, मौसम गर्मियों के भी आगे आएंगे, छुट्टी कर लो। मतलब गर्मियों में गर्मी का मसला है, सर्दियों में सर्दी का मसला है, तो मसले ये है कहाँ पे? कर क्या रहे हैं हम? सीए कर रहे हैं। तो पूछता है क्या कर रहे हैं? सीए करने के लिए सीए का पैशन होना बहुत ज़रूरी है। सीए का पैशन होना बहुत ज़रूरी है कि हमने वाकई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली फील अंदर होना ज़रूरी है, फिर जाके आप बनोगे। ये जो रिजल्ट 36-40% ये क्या शो कर रहे हैं कि कितने परसेंट लोग सीए कर रहे हैं? 36 to 40%। बाकियों के अंदर पैशन नहीं है, वो सीए कर नहीं रहे। ज़्यादातर लोग मजबूरी में यहाँ पे फंसे हुए हैं। चूंकि डॉक्टरी इंजीनियरिंग नहीं हुई थी तो किसी ने कहा चल ये कर ले, तो मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं। पैशन नहीं है। ज़्यादातर मजबूरी में इसलिए फंसे हुए हैं, क्यों? दुनिया को बताया मैं सीए कर रहा हूँ, अब कैसे छोड़ूं? हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। क्यों? गंदे जरासीम अंदर आ चुके हैं, हो नहीं रहा। अपनी रूटीन हम चेंज नहीं कर सकते, हो नहीं रहा। लेकिन फंसे हुए हैं, क्यों? दुनिया को क्या बताऊं कि मैंने सीए छोड़ दिया, मुझसे हुआ नहीं। क्या ख्याल है? रिजल्ट गंदे आने, पैशन नहीं है अंदर, पैशन नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली फील ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं कि वो मेरा फलां कज़न ये BA BCom BSc कर रहा है तो मैं भी वही कर रहा हूँ। क्यों? जैसे वो चलता फिरता है मुझे भी वैसे ही रहना है। लेकिन उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जिस टीचर ने पढ़ाना है उसी ने पेपर बनाना है, उसी ने चेक करना है। उसको 4 साल बाद डिग्री मिल जानी है। आपको जिसने पढ़ाना है ना उसने पेपर बनाना है ना उसने चेक करना है। क्या ख्याल है? आपको 4 साल बाद पेपर पास किए बिना कुछ नहीं मिलना, तो आपने पर्चा पास करना है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेगा तब जब आप प्रायोरिटी बनाओगे इस चीज़ को। प्रायोरिटी क्या बनेगी? जब पैशन होगा। पैशन नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, ये छोड़ दो। टाइम वेस्ट नहीं करो, दुनिया को तबाह नहीं करो गंदे रिजल्ट शो करके। किसी ये होता नहीं हो, इस पेपर का रिजल्ट 20%। क्यों? गंदे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। हर कोई मुँह उठा के सीए करने आ रहा है। कर कितने रहे हैं? बड़ी मुश्किल से 30-40%। कल हमने पढ़ा, घर जाके कितने लोगों ने पढ़ा? कल जाके वो सेम वही टॉपिक आधा पढ़ा है, उसने कोशिश ही नहीं की कल क्या पढ़ा। आज आके क्लास में देख रहे हो अच्छा चैप्टर खत्म हो गया, अच्छा इसलिए फ्राइडे को टेस्ट हो रहा है। चलो आज जाके देखेंगे क्या होता है। और कोई आज जाके चैप्टर 6 खोलेंगे, सिर्फ खोलेंगे, देख के थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चलो 1-2 पेजेस करते हैं, बाकी कल हम करके फिर टेस्ट दे देंगे। कई देख के कहेंगे नहीं है, नहीं होना। अच्छा चैप्टर 2, ओ माय गॉड, कल टेस्ट मिस करेंगे। और टेस्ट अब मिस करने पे आपकी ज़िंदगी मैंने और आसान कर दी। 1 वीक अब आप क्लास में एंटर नहीं होगे, कुछ भी हो जाए आप क्लास में एंटर नहीं होगे, ताकि आप पेपर इजीली फेल कर सको। मीन 1 वीक का सिलेबस आपकी ज़िंदगी में नहीं, एक चैप्टर ऑलमोस्ट आपकी ज़िंदगी से गया, पेपर छोटा हो गया। इससे क्या होगा? इजीली आप फेल कर लोगे, क्योंकि टेस्ट ना दे के बड़ा मुश्किल आप फेल करते हो, बड़ा पेनफुल होता है वो। कि क्लासेस मैंने सारी ली, सिर्फ टेस्ट ही तो नहीं दिए थे। नहीं, टेस्ट नहीं दिए थे तो वो वहाँ पे जाके आगे औकात सामने कैसे आनी है, टेस्ट देने से पता चलेगा। इधर सिनेरियो डील करने से पता चलेगा कि क्वेश्चन आते किस तरह के। आप सुनते हो कि टेस्ट सिर्फ टेस्ट है, नहीं, ये लर्निंग है। वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप कहाँ से लर्न करोगे?
टेस्ट के अंदर जो आपको सरप्राइज मिलना है कि इस टॉपिक से क्या सिनेरियो आ सकता है, तो नॉलेज यहाँ पे बैठ के अप्लाई करोगे। वापस आ गए, कहाँ हम चले गए? टेस्ट हमारा नहीं अब रूटीन में हुआ करेगा, टेस्ट रूम में। क्यों? अब विलिंगली हमने टेस्ट देना है ना। पैशन नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। नहीं, क्लास लेक्चर हमारे यहाँ पे ज़ाया होते हैं, सिलेबस डिले हो जाएगा, मीन एक दिन में आधा चैप्टर हो सकता है। क्या ख्याल है? एक लेक्चर में आधा चैप्टर हो सकता है। वापस आ गए, क्वेश्चन टेस्ट किया उसने स्प्रिंग 18 में ये चैप्टर, अगेन 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स। Fund-wise, a medium-sized financial advisory firm had enjoyed growth in terms of profitability and client portfolios during the past few years. The increased clientele portfolio resulted in hiring of Salman and Sania, who was very satisfied with the working environment of the firm and their emoluments. However, during the past 6 months, some of the firm's major clients have left, resulting in significant decline in profitability of the firm. Persistent downward trend on stock exchange and introduction of new tax on trading of shares are the primary reason for this decline. मीन कंपनी क्या है? एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है जो लोगों को फाइनेंस कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उससे रिलेटेड क्या देती है? एडवाइजरी सर्विसेज। और बड़ी अच्छी कंपनी चल रही थी, बड़े क्लाइंट आ रहे थे, प्रॉफिट हाई था, तो कंपनी ने 2 लोग सानिया और सलमान को भी हायर किया। लेकिन पिछले 6 मंथ में क्या हुआ? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लूज़ हो गई, क्लाइंट लूज़ हो गया। क्यों? कोई स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टमेंट करने के अगेंस्ट जो है वो डाउन ट्रेंड आ गया है, और दूसरा कोई टैक्स भी लोग गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं शेयर की ट्रेडिंग के ऊपर। द फर्म हैज नो प्लान टू पे बोनस फॉर करंट ईयर एंड देयर इज एन ऑनगोइंग रूमर दैट इफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म डू नॉट इम्प्रूव सम ऑफ द स्टाफ मे बी लेड ऑफ। स्टाफ रिडंडेंसी भी हो सकती है। स्टाफ नहीं हुआ, क्यों? मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा था तो उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर निकाल दी, अगली पिछली सारी बातें इकट्ठी करके उसने टका के कर दी। सानिया इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट इंक्रीज्ड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके ऊपर साथ एक और भी मसला है कि वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है अब उसके साथ। ऑन द अदर हैंड, सलमान इज वरीड अबाउट पेमेंट ऑफ अ हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट विच इज ड्यू नेक्स्ट मंथ। सलमान के ऊपर भी कोई प्रेशर है, कोई हाउस लोन उसने पे करना है जो कि नेक्स्ट मंथ में ड्यू है। रिक्वायर्ड पार्ट ए फॉर 6 मार्क्स। आइडेंटिफाई द जॉब स्ट्रेस ट्रिगर्स। जॉब स्ट्रेस ट्रिगर्स ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, एनवायरमेंटल at fund wise under the appropriate heading of environmental, organizational and personal factors. तो ट्रिगर्स क्या हैं? पर्सनल ट्रिगर्स क्या हैं? पर्सनल ट्रिगर्स किसके? सानिया और सलमान के। तो पर्सनल ट्रिगर्स सलमान का क्या है? लोन की इंस्टॉलमेंट ड्यू है। सानिया के पर्सनल ट्रिगर्स क्या हैं? प्रेशर है वर्क का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और डिस्टेंट लोकेलिटी पे रहती है तो लेट अराइवल एक रीज़न है। पर्सनल दूर जगह पे रहती है तो उस वजह से उसे लेट आना पड़ता है, तो ये पर्सनल मसला है। और वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सनल तो नहीं है, ये क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिगर्स क्या है? वर्क प्रेशर है, क्या ख्याल है? और क्या है? लो प्रॉफिटेबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्टाफ लेट डाउन का मसला है, बोनस ना मिलना, ये भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल क्या है? टैक्स ऑन ट्रेडिंग, और साथ डाउन ट्रेंड, शायद इकोनॉमिक डाउन टर्न है जिस वजह से स्टॉक एक्सचेंज है वो डाउन में जा रही है। क्या ख्याल है? कुछ 2 बातें की जा सकती हैं तीनों से रिलेटेड। साथ 4 नंबर के लिए ब्रीफली डिस्कस द टैक्टिक्स विच सानिया एंड सलमान में अप्लाई टू रिड्यूस द स्ट्रेस।
तो क्या टैक्टिक्स हैं जो रेलेवेंट बातें की जा सकती हैं? एक तो वो ऑर्गेनाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है किसको, स्पेशली सानिया को, ताकि वो क्या कर सके, अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके लिए भी आपने टास्क मैनेजमेंट करनी है, कंप्रोमाइज करना है, डेलीगेट करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है। और डू नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, ब्रेक बैड हैबिट, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में परफेक्शनिस्ट को रिड्यूस करना है और टाइडी अप करना है अपना टास्क भी, डिस्पेल करना है स्ट्रेस को। कैसे? लुक फॉर ह्यूमर, टेक सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इंप्रूव करनी इमोशन इंटेलिजेंस भी। कैसे? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट। और क्या करना है? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ भी, गेट इनफ स्लीप, अवॉइड निकोटीन, ईट हेल्दी। तो कोई 4 टैक्टिक्स हम बता सकते हैं। उनके अंदर वाले पॉइंट उसी के अंदर ही हमने थोड़े से पैराग्राफ में 2-2 लाइनों के बना दिए कुछ 4 टैक्टिक्स। उससे पीछे ऑटम 18 में क्या टेस्ट हम कवर कर चुके हैं। क्या ख्याल है? ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट इज जॉब स्ट्रेस, लिस्ट 4 बिहेवियर सिम्टम्स ऑफ जॉब स्ट्रेस। 4 बिहेवियर सिम्टम्स दिए जा सकते हैं, लिस्ट करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन, फटीग, आइसोलेशन, हेडेक, नेल बाइटिंग, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, अपैथी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क। 7 जो 2 क्वेश्चन थे वो हम कवर कर चुके, 6A कवर कर चुके। 6B क्वेश्चन 6 पार्ट B, एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। And while interviewing a candidate for the position of public relation officer for a financial institution, state whether you would more closely assess the individual's explicit attitude or implicit attitude. Give a reason for your answer. ये भी हम कवर कर चुके हैं। क्या ख्याल है कि एक्सप्लिसिट जिसके लिए प्रिपेयर हो क्या है, लेकिन मेन उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी नेचर का आइडिया हमें होगा कहाँ से, इम्प्लिसिट से। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्प्लिसिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एज ए मैनेजर आप जो है वो पॉइंट करने जा रहे हो। मैनेजर है भी किस चीज़ का? पब्लिक रिलेशन में लोगों को कैसे डील करना है उसने, कहीं बिहेवियर उसका एरोगेंट तो नहीं है। स्प्रिंग 16 में टेस्ट किया उसने जस्ट फॉर 4 मार्क्स। व्हाट इज परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी? आउट ऑफ सो मैनी ऑब्जेक्ट, people select few stimuli and distort other due to some internal factor relating to the perceiver and external factor relating to the perceived. List 4 external stimuli to which individuals tend to pay greater attention. 4 की सिर्फ लिस्ट देनी है। उससे पीछे ऑटम 15 में उसने 5 नंबर के लिए क्वेश्चन टेस्ट किया। PQR Mines Limited operates coal mines in the remote area of the country. The workers in the mines are exposed to several environmental and work-related stress factors. Identify and explain briefly any 5 environmental and work-related stress factors that the mines workers may be facing. Personal नहीं, organizational और environmental, और थोड़ा सा माइंड बिजनेस को माइंड में रखते हुए। डेंजरस वर्किंग कंडीशन है, क्या ख्याल है? और क्या है? एक्सेस ऑफ नॉइज भी है। और क्या है? जॉब ऑफ मैन्युअल नेचर भी हो सकता है। क्या ख्याल है? स्किल नेचर की जॉब नहीं है, मोनोटोनस वर्क भी हो सकता है। क्या ख्याल है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लॉ रेगुलेशन चेंजेस हो सकती हैं कि अगर गवर्नमेंट ने लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर दिए माइंस से रिलेटेड। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकती हैं, मशीनरी वगैरह जो है माइंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या श्रिंकिंग इकॉनमी का फर्क पड़ेगा माइंस के ऊपर। क्या आप कुछ चीजें सेल कर रहे हो कि आपकी सेल जो है वो कम हो जाएगी? नहीं, आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सेल तो बाद की बात है, अभी सिर्फ आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो। तो लॉ रेगुलेशन हो सकते हैं, या एसेंशियल कमोडिटी जो है उसकी शॉर्टेज हो सकती है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर में पोल्यूशन एंड हैजर्ड्स हो सकते हैं। इन्फ्लेशन आएगा इसमें? नहीं, टेक्नोलॉजी की बात की जा सकती है, क्यों? मशीनरी अगर यूज हो रही है तो। उससे पीछे स्प्रिंग 15 में उसने टेस्ट किया फॉर 10 मार्क्स, व्हाट इज मीन बाय टर्म एटीट्यूड। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड।
स्टेट द सेलिएंट फीचर ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन के सेलिएंट फीचर। तो डेफिनेशन और दो टाइप्स, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। और उससे पीछे ऑटम 14 में टेस्ट किया उसने 7 + 3 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 काट देंगे, चैप्टर 7 से रिलेटेड है। और साथ 4 नंबर के लिए ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म परसेप्शन एंड लिस्ट द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल परसेप्शन टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और पर्सन। कौन से फैक्टर्स? जनरल फैक्टर्स हमने पढ़े थे, एटीट्यूड, मोटिव, इंटरेस्ट, लर्निंग, एक्सपीरियंस, बिलीव्स। और पीछे मॉडल पेपर में इससे रिलेटेड कोई 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन थे। ब्रीफली एक्सप्लेन द जॉब सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज जॉब स्ट्रेस, स्टेट द apparent behavioral symptoms of existence of job stress and state 4 factors which can cause job stress। environmental, organizational, personal मिला के कोई 4 फैक्टर्स लिखने हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑन पेज 101 जो आप कल खुद कवर करके आओगे। अगर कोई इश्यू हुआ तो मुझसे डिस्कस करोगे। लास्ट क्वेश्चन 46, द अफेक्टिव एम्प्लॉय नीड टू नाउ एग्जैक्टली व्हाट देयर जॉब एंटेल्स एंड नीड टू बी वेरी फेमिलियर विद द वर्क मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स that affect the work method and practices employed in an organization। मीन एम्प्लॉयज ने वर्क मेथड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। कौन से फैक्टर जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन इफेक्ट होती है? क्या फैक्टर्स हैं वो? रिवॉर्ड है, रिकॉग्निशन है, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन है, वर्किंग कंडीशन है, रिलेशनशिप विद बॉस है, रिलेशनशिप विद कोलीग्स है। क्या ख्याल है? ये फैक्टर्स बताने हैं जिससे अफेक्ट होता है वर्क मेथड एंड प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन एम्प्लॉय इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियसली तब एक्सेप्ट करेंगे जब जॉब से सेटिस्फाइड होंगे। नहीं, इनको बर्डन लेंगे, स्ट्रेस में होंगे, क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन किन फैक्टर से क्रिएट होती है? वही वर्क मेथड या प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं इसके नंबर थोड़े कम कर लें, 5 नंबर कर लें इसको। या 5 फैक्टर्स को अगर 10 नंबर भी आ जाए तो फिर एक्सप्लेन करना है कि अच्छे रिवॉर्ड अगर मिल रहे हैं तो लोग क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे वर्क मेथड्स को, अदरवाइज पीपल विल अवॉइड वर्क मेथड्स। इफ मैनेजमेंट रिकॉग्नाइजिंग द वर्क ऑफ वर्कर्स देन दे विल अडॉप्ट वर्क मेथड, अदरवाइज दे विल रिफ्यूज या रेजिस्ट द वर्क मेथड्स। If management providing a quality of supervision, proper guidance, proper training to the employees, then they will adopt work methods, otherwise they will resist the work methods। And due to good relationship between management and employees, people normally accept management practices, otherwise they do not accept management practices। क्या ख्याल है? In case of good working condition, people adopt work method, and in case of dangerous working condition, people avoid work methods। ये थोड़ा सा यूं एक्सप्लेन करके 10 नंबर भी लिए जा सकते हैं। सो कल हम टेस्ट दे रहे हैं चैप्टर 6 एंड चैप्टर 2, और साथ हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। टेस्ट हमारा रूम में होगा कल।